Hi students. Let's wait for 2-3 minutes and we will then start. Shall we start now? कर दो ना। Okay. Hi everyone. कैसे हैं आप लोग? So they were discussing financial management. I hope you can see my screen. We were just discussing this nature of financial management. Good afternoon, Sanjay. We will just quickly finish these points and then we will move to the approaches. What are those approaches and what those approaches say about financial management? We'll cover those approaches today. So basically, nature जो है financial management का, it includes several points. I think we discussed 2 points already. कि सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी है उसका एस्टिमेट लगाना, बिकॉज आज हमें नहीं चाहिए whenever we are discussing about capital requirements or when we are making the estimate, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि मे बी आफ्टर अ मंथ, मे बी आफ्टर 6 months, मे बी आफ्टर अ ईयर, हमें 10 years में, नेक्स्ट 10 years फ्यूचर की बात कर रहे हैं किसी भी टाइम में कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी कब कैपिटल की, तो वो एस्टिमेट लगाना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. आज हम अगर कल के भी बारे में अपना कुछ एस्टिमेट लगाते हैं वो उसमें भी प्लानिंग में चेंज हो जाती है, क्योंकि when the actual time comes only then we actually know that what exactly is the situation and how it goes on, है ना. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट लगाना बहुत डिफिकल्ट काम है, बट डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स, कुछ मार्केट स्टडी करके, कुछ रिसर्च करके ये काम किया जाता है. देन इज डिसाइडिंग. जब एक बार डिसाइड हो गया, एक बार ये एस्टिमेट डिसाइड होगा कि इतना हमने लगाया है कि दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, वी वुड हैव सम अमाउंट विद अस कि इतना हमें रिक्वायरमेंट है कैपिटल का. तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप होता है डिसाइड करना कि कैपिटल इतना जो भी हमें चाहिए, जो हमने एस्टिमेट लगाया है फ्यूचर के लिए, वो आएगा कहाँ कहाँ से, क्या स्ट्रक्चर रखेंगे हम,
कितना उसमें वर्किंग कैपिटल होगा, कितना उसमें फिक्स्ड होगा, कितना लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं, या अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कहाँ से उठाएंगे, शेयर से लेंगे, डिवेंचर से लेंगे, बैंक से लेंगे, और क्या क्या जो भी सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो सब डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि हमें सब डिसाइड करते भी क्यों है। कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें डिसाइड करने की जरूरत इसलिए पड़ती है आज के टाइम में, क्योंकि इससे हमें ये देखने स्टडी करके हम डिसाइड करते हैं कि जो भी जिसकी भी कॉस्ट सबसे कम होगी अटेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हम जाएंगे। सपोज अगर हमें थोड़ा बहुत जरूरी है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स भी दें, इक्विटी शेयर्स भी दें, थोड़ा सा हमें लगता है कि बैंक से भी हम लें, या वो जिससे भी हमें कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि जब भी आप कहीं से कुछ पैसा उठाएंगे मार्केट से ऑन लोन और टू कंस्टिट्यूट योर कैपिटल, तो आपको उसके ऊपर कुछ कॉस्ट देना होगा। कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं देगा, आपको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या तो पे करना होगा, या अगर शेयर कैपिटल है तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना होगा, कुछ ना कुछ हमें पे करना होगा। तो वो जो पे करना है, अगर तो वो फिक्स्ड है देन इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, अगर नहीं है फिक्स्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट और समथिंग, तो भी उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आती ही है। तो वो कॉस्ट हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है, जिस जो हमें मिनिमम कॉस्ट पे मिनिमाइज, हम जिस जिस भी स्ट्रक्चर से मिनिमाइज कॉस्ट करके हम रेज कर सकते हैं अपना कैपिटल, हम वो स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो हमने डिसाइड करा, अब हम देखेंगे हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से हैं। जब हमने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि हम शॉर्ट में भी हमें कुछ चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी, यानी कि एक नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पैसा चाहिए, या शॉर्ट टर्म में हो सकता है 6 महीने के बाद के लिए भी कुछ पैसा आपको चाहिए, ऑल्दो 1 साल की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो मे बी इस साल में हमें कुछ ना कुछ जरूरत अगर है तो ऑलरेडी लास्ट ईयर प्लानिंग हो चुकी होती है और उसके फंड्स वगैरह रेज ऑलरेडी हो चुके होते हैं। सो वट एवर वी आर डूइंग दिस ईयर, मे बी शॉर्ट टर्म में होगा, मे बी फॉर नेक्स्ट ईयर, और लॉन्ग टर्म में है तो मे बी फॉर 5-10 ईयर्स से 5 ईयर्स से ज्यादा के टाइम के बारे में बात करें अगर हम लॉन्ग टर्म का करते हैं तो। उसके अलावा है सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न। पैटर्न हमें इन्वेस्टमेंट करना है, पैटर्न किस तरह से होगा, कहाँ से हम लेके बेसिकली पैसा जो हमने कैपिटल रेज कर लिया, अब हम आगे उसको इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। पैसा आ गया, ठीक है, हमें मिल गया, कॉस्ट भी है, सब कुछ है, हम इन्वेस्टमेंट अब कहाँ पे करेंगे, जिससे कि गुड आफ्टरनून निखिल, जिससे कि हम कहाँ पे अब इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हमें उसका उससे प्रॉफिट हो। हमने फंड रेज किया कुछ बिजनेस करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमने फंड रेज किया होगा, अब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो बेसिकली पहले पैसा रेज किया, कैपिटल रेज किया, अब हम उसी कैपिटल को उन फंड्स को जो रेज किया है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट वी आर अर्निंग एटलीस्ट मोर देन द कॉस्ट। यानी कि जो सपोज करिए अगर हमने 1 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से उठाया है, 1 करोड़ रुपए का कैपिटल, और उस पर हमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो अब हम इन्वेस्टमेंट उस 1 करोड़ की ऐसी जगह पे करेंगे जहां से हमें इन्वेस्टमेंट कम से कम 20% हो, 15-20, उससे ज्यादा 10% तो कॉस्ट में चला गया, बाकी जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। हमें अपने एक्सपेंसेस भी देखने होंगे, सैलरीज भी देनी है, अदर हमारे एक्सपेंसेस भी होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बिल्स होते हैं, देयर सो मेनी अदर थिंग्स, इन्वेस्टमेंट फॉर द प्लान के लिए, तो वो सारी चीजों को हमें देखते हुए ये प्लान करना होता है कि कौन से प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा इन रिटर्न मिलेंगे, किस में हम नहीं करेंगे तो हमारा लॉस होने से बच जाएगा, या जो भी कुछ है। तो वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न को भी सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजेस शेयर होल्डर्स वैल्यू। अब एफएम का एक ये भी काम है कि शेयर होल्डर की भी वैल्यू बढ़ानी, ये भी हमारा काम है। शेयर होल्डर की वैल्यू मतलब अगर हमने किसी को शेयर होल्डर को बोला कि ठीक है हमने मार्केट से पैसा उठाने के लिए शेयर्स बेचे अपने, फॉर एग्जांपल इन दी शेयर मार्केट, और हमने सपोज 1 करोड़ रुपए उठाना था या 10 करोड़ रुपए उठाना था, सपोज 10 करोड़ रुपए उठाना है, 10 रुपए का एक शेयर हमने बेच दिया, तो हमें 1 करोड़ शेयर बेचने पड़ेंगे 10 करोड़ पैसा उठाने के लिए, वो हमने ले लिया। अब उस शेयर की वैल्यू अगर मार्केट में नहीं बढ़ा रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़े, तो अगली बार वही शेयर होल्डर्स हमें दोबारा इन्वेस्ट करने में रेडी नहीं होंगे हमारे पास, और आगे अपने फ्रेंड्स को भी बोल देंगे इसमें मत जाना, मैंने खरीद लिया था इनका शेयर, इनका तो बढ़ता ही नहीं है वैल्यू। सो ये भी ध्यान रखना है कि अपना शेयर होल्डर्स की वैल्यू को भी हमें बढ़ाना है, यानी कि अपनी शेयर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी। वो कैसे होगा, आप डिविडेंड पे करें, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करें, या शेयर होल्डर्स एक ही बात है, अपने प्रॉफिट से या तो आप उनको पैसे दे दो एज एन इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स डिविडेंड,
या फिर आप शेयर की वैल्यू बढ़ा दो, अभी नहीं देना चाहते तो आपने उनको सपोज करा 10 का शेयर था, आपने बोल दिया उसकी कॉस्ट आज की डेट में 12 रुपया है, तो जिसको बेचना हो वो बेच के अपना कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ले लेगा एंड somebody else would come as a new shareholder। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कैश। अब कैश जो फ्लोट करता है एक बिजनेस में, कितना कैश किस पर्टिकुलर एक्टिव फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए चाहिए, और क्या कैश ही चाहिए, क्या हम किसी चीज की पेमेंट किसी और तरीके से कर सकते हैं, या हमें फंड्स में कैश की ही रिक्वायरमेंट है। कैश की रिक्वायरमेंट, कैश इज दी यू कैन से मोस्ट लिक्विड, एक लिक्विड फॉर्म किसी भी एसेट को अगर हम कहें कि एसेट में मोस्ट लिक्विड फॉर्म क्या है, वो कैश ही है। हर कोई कैश लेना पसंद करता है। आप बोलो किसी को कि भाई मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, तो मेरे से ये प्रॉपर्टी या लैंड या बिल्डिंग या ये फिक्सचर्स फर्नीचर ये सब पड़ा है, बस इसमें ये काम मेरा करके ये पैसे ये चीजें ले जाओ, तो कोई आपसे वो एसेट्स नहीं लेना चाहेगा। एवरीबडी वुड वांट कैश। उस कैश का मैनेजमेंट करना इज वन ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एफएम। देन इज अप्लाइंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब क्योंकि एक पर्सन पूरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एमएनसी है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स को फिर डिसेंट्रलाइज करते हैं कि एक पर्सन के पास ना रह के डिपार्टमेंट वाइज में भी एक पर्सन को हम कंट्रोल दे दें, हर डिपार्टमेंट का एक हेड को कंट्रोल दे दें कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज तुम्हारे डिपार्टमेंट में होंगी दैट विल बी गोइंग थ्रू यू, या once you will approve only then that activity will take place, that financial activity take place। तो वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हर जगह लगाना। फाइनेंशियल कंट्रोल का बेसिक मतलब है कि लिमिट भी लगा देना। ऐसा नहीं कि मतलब हमने कहीं कोई लिमिट नहीं लगाई हुई है और जितना भी जिसको और अप्रूविंग अथॉरिटी तो ऑफ कोर्स होगा ही हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई, लेकिन उसके ऊपर भी एक लिमिट लगी होती है। फॉर एग्जांपल कि मैक्सिमम एक एग्जीक्यूटिव लेवल का पर्सन, अगर उसको हम रिइंबर्समेंट के लिए हमने एग्री करा है फोन रिइंबर्समेंट के लिए, तो हम मे भी उसको 500 रुपीज पर मंथ का सेट करें, या एक मैनेजर है तो मे भी उसको 1000 या 1500 रुपीज पर मंथ का सेट करें। तो एक लिमिट सेट कर दी है ऑर्गेनाइजेशन ने कि मैनेजर को हम अप्रूव जो अमाउंट उसका मैनेजर या सीनियर अथॉरिटी करेगा, ये जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होगा वो इस लिमिट के अंदर अंदर ये पैसा अप्रूव करेगा, इसको इससे ऊपर नहीं मिल सकता, तो नहीं मिल सकता। ठीक है। या समटाइम्स आउट ऑफ द वे जाके पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर कुछ अप्रूवल्स लेने होते हैं, तो वो फाइनेंशियल कंट्रोल, बेसिकली कंट्रोल का मतलब है लिमिट सेट कर देना। उसके अबव, ओवर एंड अबव किसी सिचुएशन में अगर जाना पड़ रहा है तो फर्दर नेसेसरी अप्रूवल्स के बाद भी वो काम होते हैं। जैसे कि सपोज मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे अंडर सपोज 4 to 5 पीपल आर देयर, एंड किसी एक मेरे एम्प्लॉय का सपोज या टीम मेंबर का बिल एक पर्टिकुलर मंथ में सपोज फोन बिल आ जाता है 1000, उसकी लिमिट है, सपोज उसका बिल आ गया एक मंथ में 1300। so then if I would be knowing it that या इस पर्सन ने इस मंथ में कुछ एक्स्ट्रा काम किया है या because of anything, so then maybe I being the approving authority would have that control and maybe I can approve that, कंसिडरिंग कि सिर्फ इस मंथ में क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे मैंने ही काम कराया है, मैंने ही कुछ एक्स्ट्रा कराया, या मैंने इसको में भी कुछ ऐसा काम बोल दिया जो कि आउट ऑफ हिज रूटीन था, जो तो इस मंथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया। सो देन अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग और जो कंट्रोल हमने दिया हुआ है वो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है और हो इस तरह से होता है। सो अल्टीमेटली इस चीज में कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, इस चीज में कहीं पर किसी लेवल पे कोई एक्सप्लॉयटेशन के अलावा कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है। ये सारा कंट्रोल फाइनेंस मैनेजर ही चेक करेगा कि अच्छा इस पर्सन का इसने इस बार ज्यादा अप्रूव कर दिया है, तो अप्रूविंग अथॉरिटी तो वो है पर्सन, लेकिन उसने गलत तो नहीं करा, या हर बार रेगुलरली तो वो इसी का एक पर्सन का अप्रूव ज्यादा नहीं करता बाकियों को कम करता है। ये सारा चेक एफएम लेवल पे होगा, सेंट्रलाइज लेवल पे, कि वो ये एटलीस्ट चेक करे कि गलत चीजें दूसरे डिपार्टमेंट्स में जिनको हमने फाइनेंशियल कंट्रोल दिया भी हुआ है वो इस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो वो भी एक एफएम का काम है इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अप्रोचेस क्या क्या हैं, कि कौन सी अप्रोच क्या कहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि अगर हम एफएम को बोलें कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट जो एफएम डिपार्टमेंट है या फाइनेंस मैनेजर है उसका क्या रोल होगा। या अगर हम कहें कि हम दूसरी अप्रोच जो मॉडर्न अप्रोच है उससे चलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसको फॉलो करते हैं एफएम के लिए, तो फिर जो उसके अकॉर्डिंग जो भी काम है वो हम एफएम से अपना एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर है। सो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच पहली अप्रोच है। इस अप्रोच में सिंपली ये है कि जो बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस है, क्योंकि पुरानी अप्रोच कही जाती है। ट्रेडिशनल जैसे नाम से आपको समझ आ रहा है कि पुरानी अप्रोच के हिसाब से मे बी
बहुत सालों पहले की बात है जब ये अप्रोच फॉलो हुआ करते थे. दीज डेज नोबडी फॉलोज दिस अप्रोच बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजर को थोड़ा और उसका प्रोफाइल ब्रॉड करके उसको और ज्यादा काम दिया गया है. इस पर्टिकुलर अप्रोच में ये कहा जाता है कि फाइनेंस फंक्शन जो है वो सिर्फ यही है कि उसको ये पता हो कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से पैसा लेके आना है, पैसा लेके वो आ जाए, अवेलेबल करवा दे, बस यही उसका काम है. मगर आज के टाइम में एक एफएम इससे बहुत ज्यादा काम करता है. वो ये भी देखता है कि कौन कौन से हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं या कौन कौन से हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है. वो मार्केट स्टडी करता है टाइम टू टाइम, कौन से शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, किस पर्टिकुलर सोर्स से हम किस कॉस्ट पे पैसा उठा सकते हैं. वो कॉस्ट एनालिसिस भी करता है. पहले कॉस्ट एनालिसिस नहीं हुआ करता था. उसको ये था सिर्फ कि पैसा लेके आना, चाहे वो हायर कॉस्ट पे भी लेके आ रहा है और फिर बाद में उसकी वजह से कंपनी को लॉसेस भी हो रहे हैं, तो ये काम एफएम का नहीं हुआ करता. तो बोलता था मेरा तो सिर्फ इतना ही काम था कि मुझे पैसा लेकर आना था. मैं 15% इंटरेस्ट पे लाया हूँ, 20% इंटरेस्ट पे लाया हूँ, वो तो आप देखो. उसके बाद फिर उन प्रोजेक्ट्स को किस प्रोजेक्ट को हमें ऑप्ट करना है, कहाँ पे पैसा हमें कितना लगाना है जिससे कि रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी हमें एनालिसिस करना है कि इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो पैसा उतना ही नहीं मिल पाएगा जितने की कॉस्ट है, जितना कॉस्ट में हमने मार्केट से पैसा उठाया. सो वी हैव टू कंसीडर एवरीथिंग. पुरानी अप्रोच में सिर्फ यही था कि ठीक है उसने पता कर लिया कौन कौन से बैंक हैं या कौन कौन से अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या शेयर्स बॉन्ड्स हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, कौन खरीदेगा, किस हिसाब से होगा. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था विच वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जो आजकल इतना नहीं चलता है अब, एंड इट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच इज वर्किंग. तो शेयर्स बॉन्ड्स जो भी डिबेंचर्स लोग बेचते थे कंपनीज और जहां से पैसा उठाते थे वो बीएससी के थ्रू हुआ करता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू. उसके बाद तीसरा काम था इसका मेन इंपॉर्टेंट ये एफएम का कि लीगल या अकाउंटिंग जो भी काम है वो प्रॉपर अच्छे रिलेशनशिप में हो. यानी कि हम कोई भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो फंड रेज करने का हो या और कोई काम हो या और कोई खर्चे हैं, इनफ्लोज हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैश का कुछ भी काम हो रहा है, वो एज पर दी लीगल प्रोसेस करेक्ट हो, जैसा गवर्नमेंट ने बोला है वैसा हो. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कहती है कि कोई पैसा अगर आता है आपको तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या वो आपकी इनकम है या एक्सपेंस भी है. कोई पैसा आपके पास आ रहा है तो अगर आपने लोन लिया है तो आपकी इनकम तो नहीं हुआ ना, पैसा आपके अकाउंट में भले ही आ गया बट दैट इज नॉट योर इनकम, यू हैव टू रीपे इट, दैट इज योर लायबिलिटी एंड नॉट योर इनकम. तो वो सारी चीजें हम जो फैक्टर कर रहे हैं, अब सारा कुछ अपने अकाउंट में वो लीगल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सिर्फ वो चेक करता था फाइनेंस मैनेजर. लेकिन आज के टाइम में इससे बहुत ज्यादा काम एक्स्ट्रा भी हैं जो असाइन होते हैं एफएम को. तो इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि एक साइडेड अप्रोच ही था ये. उसको ये था कि ठीक है मैं किसी से पूछकर कोई मार्केट स्टडी करके किसी और का ओपिनियन लेके काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे फंड रेज करना है, वो किसी भी कॉस्ट पे मुझे मार्केट से फंड रेज कर मिल रहा है, मैं फंड ले लूंगा. एंड एनीबडी वुड बी एबल टू. अगर एक स्टैंडर्ड रेट हमें पता है मार्केट का कि अगर हम पर्सनल लोन पे जाएंगे तो हमें 10% पे मिलेगा, तो इजीली किसी भी बैंक के पास हमें 12 पे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सब इंस्टीट्यूशन पता है कि हम अगर कहीं पर भी देंगे तो हमें 10% का इनकम होगा. कोई एक स्टूपिडिटी की वजह से आपको 12% पे आपसे लोन लेने के लिए रेडी होगा तो आप जो बैंकिंग तो दे ही देगा ना, बैंक्स तो दे ही देंगे कि हमें तो फायदा है 2% का और एक्स्ट्रा. तो ये वन साइडेड अप्रोच थी. मोर एम्फेसिस ऑन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस. अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कि पैसा टाइम पर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये इस प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस किया जाता था ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से. ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी लॉन्ग टर्म इफेक्ट को. यानी कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं तो उसमें क्या हमें लॉन्ग टर्म के बाद भी फायदा होगा, अगर बेनिफिट होगा तो हम उस तरह से इसको लेकर चलते थे लॉन्ग टर्म इवेंट को, कि 10 साल बाद भी हमें इसके ऊपर प्रॉफिट होगा ना. और इतना फोकस हम शॉर्ट टर्म पे नहीं करते. सपोज हम किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं, कोई काम हम आज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम पहले ही दिन से उससे कुछ अर्न करना भी चाहेंगे. या ऐसा तो एटलीस्ट कोई भी बिजनेस में नहीं कोई भी चाहेगा कि हम किसी कहीं पर भी पैसा लगाएं और हमें इनकम शुरू हो उस पैसे से मिलना 5 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद. वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर दोज इयर्स जब तक वो पैसा रिटर्न में हमको नहीं मिलेगा. तो लॉन्ग टर्म इवेंट पे ही ज्यादा फोकस करती है ये अप्रोच, शॉर्ट टर्म पे उतना नहीं था. और लॉन्ग टर्म फंड्स पे भी ही ये बिलीव करती थी. क्यों? एक बार आपने पैसा उठा लिया 10 साल के लिए, अब आपकी छुट्टी 10 साल के बाद, आप 10 साल तक आपको कोई फंड रेज करने की जरूरत ही नहीं है. ऑलरेडी आपने 10 साल के लिए जो जरूरत थी वो इकट्ठी आज ही कर ली, विच इज अगेन रॉन्ग. अगर आपको कुछ पैसा 5 साल के बाद चाहिए तो आप वो पैसा 5 साल के बाद मार्केट से उठाए. आज लेके आपने उसको इन्वेस्ट भी नहीं करा और उसके ऊपर कॉस्ट देना शुरू कर दिया.
विच इज रॉन्ग। तो ये सारी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस थी इस अप्रोच की, ट्रेडिशनल अप्रोच की। इस वजह से मॉडर्न अप्रोच आई। मॉडर्न अप्रोच कहती है थोड़ा सा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक दायरा है या जो एक इम्प्लीमेंटेशन है, जो स्कोप है बेसिकली, वो थोड़ा ब्रॉडर है और इनका एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट भी होना चाहिए। या फाइनेंस मैनेजर का रोल थोड़ा सा सिर्फ इतना ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा और कितना आएगा वही काम है, बल्कि वो थोड़ा सा और मार्केट को एनालाइज करके ये भी चेक करें कि कहाँ से हम चीपर रेट पे या एक इकोनॉमिकल मैनर में फंड्स एक्वायर कर सकते हैं, कहीं से कहाँ से कर सकते हैं, व्हाट आर दोज ऑप्शंस। यस, समबडी वांट टू से समथिंग? ओके तो बेसिकली इसको फिर इस अप्रोच के थ्रू जो रोल है वो एफएम का जो ब्रॉड कर दिया गया, उसमें 3 तरह के तो डिसीजंस ही आ गए कि हमें फाइनेंसिंग डिसीजन तो करना ही है, कहाँ से कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, क्या उसका कॉस्ट रहेगा, कितना रिस्क है, कब हमें इमीडिएटली वापस तो नहीं करने पड़ जाएंगे, शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स किस टाइम पर हम देंगे तो हमारा काम सही चलता रहेगा, वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स कितना डिमोटिवेट होंगे मोटिवेट रहेंगे, कब कैसे, ये सारी चीजें तो थी ही काम पहले से, फाइनेंसिंग डिसीजंस तो थे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी दे दिए एफएम को कि तुम अब ये भी देखो कि कौन सा, ये भी एनालाइज करो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से ज्यादा पैसा आएगा, किसमें लगाने से कम पैसा आएगा, जो ज्यादा फ्रूटफुल, जो ज्यादा रिटर्न देने वाले, ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं प्रोजेक्ट्स, हम उसमें पैसा लगाए ऑर्गेनाइजेशन। यू एडवाइस, यू एनालाइज द मार्केट एंड यू डिसाइड एंड यू देन maybe suggest the company के which projects we should be going for, किस पर्टिकुलर चीज का, किस पर्टिकुलर काम का मार्केट में स्कोप ज्यादा है आगे आने वाले टाइम में, तो वो किस तरह से होगा, मार्केट स्टडी करने से होगा और फिर उसको एनालाइज करने के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रॉपरली फाइनेंस ले। ये भी काम एफएम के अंडर आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तीसरा होगा डिविडेंड डिसीजन। शेयर होल्डर्स को हमें कब कितना डिविडेंड देना है वो भी तुम डिसाइड करो, क्योंकि सपोज करिए हर साल कुछ प्रॉफिट होता है तो कंपनी कुछ प्रॉफिट का पार्ट अपने पास रिटेन करती है सॉरी, रिटेन करती है कि हम आगे एक्सपैंड करेंगे तो हमें पैसा चाहिए होगा, या कंपनी के और दूसरे एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा, तो वो प्रॉफिट्स को थोड़ा सा रिटेन करती है और ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए। रिटेन्ड अर्निंग्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी कंपनी, कि अपने ही प्रॉफिट को आगे हम कंपनी में लगाएं तो एक्सपैंड करें, रादर कि हम बाहर किसी और से पैसा मांगने जाएं। अपनी जो इनकम है उसी से हम पैसा आगे लगाएं, क्योंकि उसमें हमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता, रिटेन्ड अर्निंग्स में हमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा, हमें इस जस्ट दैट कि हमारे पास कुछ पैसा आया था, अगर हम उसको कहीं और बेटर जगह पे लगा सकते हैं तो रिटर्न मिलता, अदरवाइज हम अपने बिजनेस में लगाएं, अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएं तो हमें उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो जो भी रिटर्न मिलेगा रिटर्न अर्निंग्स पे वो तो हमारा पूरा पूरा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमें उसका उसके ऊपर कहीं किसी को रिटर्न में इंटरेस्ट नहीं देना एज कॉस्ट और समथिंग, या किसी को शेयर होल्डर्स को जैसे हमें डिविडेंड देना पड़ता है तो उस पर हमें डिविडेंड भी नहीं देना, क्योंकि हमारा अपना पैसा है, हमने अगर प्रॉफिट अर्न किया। तो कुछ पार्ट रिटेन अर्निंग से हमको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे देना पड़ता है। डिविडेंड इज बेसिकली द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो डिसाइड करती है कंपनी ही। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी नहीं है, मतलब इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, अगर उन्हें लगता है कि हमें देना चाहिए तो वो देंगे, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम नहीं कर सकते, ना ही अपना पैसा वो वापस मांग सकते हैं जब तक कि कंपनी क्लोजर नहीं होता या वाइंड अप नहीं होती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लाइक दी कंप्लीट, यू कैन से दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। उन्होंने पैसा लगा दिया, वो ओनर्स तो बन गए, उनको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन में थोड़े कुछ और एडिशनल राइट्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, बट उनको डिविडेंड मिलेगा तभी जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी को लगता है कि वो प्रॉफिट को आगे इन्वेस्टमेंट में हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसको डिविडेंड, उनको डिविडेंड देती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलता है बल्कि, ठीक है, फॉर श्योर मिलता है। बाकी डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए, और जो भी डिसीजंस हमें लेने हैं वो सब, मतलब डिविडेंड डिसीजन वाज आल्सो पार्ट ऑफ कि तुम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एफएम का ही पार्ट बन गया वो, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट है कि हम बेसिकली एफएम डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें रखने की जरूरत ही क्यों है, क्या हम बिना फाइनेंस मैनेजर के काम नहीं चला सकते, क्या बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के या फाइनेंस डिपार्टमेंट के या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के क्या कोई कंपनी चल सकती है, चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट,
और वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही उस डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस है। अगर वो कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हो किसी डिपार्टमेंट का कि इसका तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, इनको कोई काम जरूरी नहीं कि करना ही करना है फॉर श्योर, तो फिर तो उसकी जरूरत नहीं है। तो एफएम क्योंकि बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट अभी इनका हो गया, बहुत ज्यादा काम जो है असाइंड जो इस डिपार्टमेंट को हुआ है वो बहुत काम एनालिटिकल भी बढ़ गया है, अदरवाइज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम बढ़ गया है। तो इनकी जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या एफएम का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी कोई भी किसी भी लेवल पे कुछ भी काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। आप मैं कल को अगर जॉब कर सपोज आप कहीं पर जॉब करेंगे, अगर इफ यू विल बी अ सैलरीड पर्सन, यू वुड एक्सपेक्ट योर सैलरी टू बी ऑन टाइम, और आप काम करेंगे अपनी जिंदगी से मे बी 1/3 और मोर देन 1/3 ऑफ योर लाइफ यू वुड बी स्पेंडिंग ऑन जॉब। तो आप किस लिए करेंगे? बिकॉज यू विल गेट सैलरी एंड यू आर स्टडिंग, यू आर मेकिंग सो मच ऑफ द एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स जस्ट टू अर्न मनी। कुछ लोग आप में से होंगे सोचेंगे नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सो आई एम लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड में मैं अपना एक्सपर्टीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसको लर्न करेगा। मैं शायद अपना स्टार्टअप खोलूँ 1-2 लोगों से इनिशियली, उसके बाद शायद मैं उसको और एक्सपैंड करूँ, जैसे मुझे नए नए प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाएंगे और मुझे ज्यादा इनकम होगा तो मैं और उसको शायद एक्सपेंड करूं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ये 2 ही चीजें हो सकती हैं, तो आप नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे, बट बिजनेस का या किसी भी कंपनी का मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। आप भी अगर एज बिजनेस में सोचोगे तो प्रॉफिट क्यों अर्न करोगे? क्योंकि देन आपके अंडर 2 लोग काम कर रहे होंगे, 200 लोग काम करें किसी टाइम पे हो सकता है, तो उनको आपको सैलरीज देनी है इन टाइम, आपको और अदर एक्सपेंसेस देने हैं, नॉट जस्ट द सैलरी बट देयर आर सो मेनी अदर एक्सपेंसेस व्हिच अ कंपनी बियर्स एज एन एक्सपेंस। तो वो कहाँ से मीट होगा? प्रॉफिट नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती है ना, कि बड़ी बड़ी कंपनीज इनफैक्ट बंद हो जाती है जो बहुत अच्छा कर रही होती हैं, तो वो भी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी या तो लैक ऑफ प्लानिंग होती है या प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं मिल पाता, लैक ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल नहीं करोगे आप, अगर कहीं पर भी लिमिट नहीं लगाओ किसी चीज में भी, अनलिमिटेड एक्सपेंसेस होने लग जाएंगे तो ऑफ कोर्स लॉसेस होंगे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कंट्रोल अप्लाई करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लास्ट जो हमारा नेचर था वो यही था ना, अप्लाइंग कंट्रोल, वो यही था कि आप हर डिपार्टमेंट को ठीक है थोड़ी सी लिबर्टी हमें देनी पड़ेगी, मगर अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे, लिमिट नहीं करोगे तो लिमिटलेस हो जाएंगी चीजें, आपके हाथ से निकलने लग जाएंगी। आपने किसी एक मैनेजर को अप्रूव कर दिया कि ठीक है तुम अपने डिपार्टमेंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका जिम्मेदार तुम हो, तुम जो भी अप्रूव करोगे वो यहाँ से पैसा मिलता रहेगा। तो पहले मंथ में हो सकता है वो शायद 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, खर्च करे, नेक्स्ट टाइम में वो 20 कर लेने लग जाएगा। जब कोई लिमिट ही नहीं है तो अगली बार में 30 भी अप्रूव कर देगा, 50 भी अप्रूव कर देगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंट्रोल होना जरूरी है। वो सब किस लिए? ये सब नहीं होगा तो प्रॉफिट जो होगा वो सारा तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा नहीं। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, एक हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट, और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएंगे तभी हम वेल्थ को भी मैक्सिमाइज कर पाएंगे। प्रॉफिट नहीं होगा तो आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, कांस्टेंट losses in your organization will lead to no distribution of dividend to your equity shareholders। जब उनको नहीं मिलेगा डिविडेंड 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो आपका ऑटोमेटिकली शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू नीचे आ जाएगा, क्योंकि वही आपके ओनर्स हैं और वही आपको डिमोट करने लग जाएंगे आपके ब्रांड को मार्केट में, कि मैं तो पैसा लगा के फंस गया यार, मैं तो इतना पैसा लगा दिया है तो पैसा, इनका तो डिविडेंड भी नहीं है, इनका तो मार्केट शेयर वैल्यू उतनी ही है, कम हो गई और लॉस में चला गया। बोलते हैं ना बहुत लोग कि मैंने पैसा शेयर मार्केट में लगाया था मेरा पैसा डूब गया। वो क्यों होता है? क्योंकि किसी ऐसी कंपनी में उन्होंने डिसीजन ले लिया पैसा लगाने का, ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जो कि कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ कर ही नहीं रही है या सोच ही नहीं रही है, या उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है या फाइनेंस जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो इनकेपेबल है, वो ये काम कर ही नहीं पा रहा। Accounts to certain extent is a different department. Finance is to analyze, to do these things and to focus on more of the things like how to maximize profit, किस तरह से फिर हम कितना मतलब उसमें से out of that कितना हमारे लिए अच्छा है कि हम investment further करें या हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे तो अपना वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे। क्लियर है? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच यही कहती है हमारी कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज में पैसा लगाने से हमारा पैसा और बढ़ेगा, मैक्सिमाइज वेल्थ
वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन करना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को की मैक्सिमाइजेशन करना, यानी कि आज हमारा शेयर 10 का था, अगले साल अगर हम उसको 12 का कर पा रहे हैं, फिर हम और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अदरवाइज इट मींस दैट वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, वी आर नॉट, or our finance department is not working up to the mark if we are not able to improve it, क्योंकि अल्टीमेटली काम ही उनका एनालाइज करने मार्केट का कि कहाँ से हम कौन कौन से और ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं या क्या हम कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी हैज टू बी इंक्रीज्ड, क्योंकि टाइम वैल्यू, जो टाइम के हिसाब से मनी का वैल्यू कम हो जाता है। 100 रुपए की जो आज वैल्यू, मैंने आपको पहले भी बताया था, 100 रुपए की जो आज वैल्यू, वो 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू नहीं थी। 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी 10 साल पहले। आज के कंपैरिजन में अगर मैं करूं, आज हमारे लिए 100 रुपीज इज नॉट अ बिग डील। आज मतलब 10 रुपीज इज लाइक नथिंग। 10 रुपीज को हम आज ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम 10 साल 15 साल पहले 1 रुपए को ट्रीट करते थे। तो वो क्यों हो रहा है? तो उस टाइम पर 1 रुपया और आज के टाइम का 1 रुपया, डू यू पीपल बॉदर फॉर अ रुपी और 2 रुपीज? वी डू नॉट बॉदर टुडे। और 10 साल पहले हम लोग किया करते थे। व्हाई? तो बिकॉज टाइम के हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी हैज लॉस्ट। तो अगर हम उसमें भी वैल्यू अपना नहीं बढ़ाएंगे, इक्विटी का, या अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए सरवाइव भी करना। मैं आप लोगों की अटेंडेंस एक बार क्लिक कर लेती हूँ, फिर थोड़ा टाइम कम बचा है। हेलो जी सर, बताइए। ठीक है, मैं फिर मैं दोबारा डाउनलोड कर लेती हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इज वेल्थ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। क्या कहती है? बेसिकली profit, sorry, we have covered wealth maximization approach. According to this approach, financial management should take such decisions which increase the net present value of the firm. हमारी फर्म की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो। प्रेजेंट वैल्यू सपोज 100 करोड़ है, तो कल को अगर वो 100 करोड़ में कुछ भी एडिशन होता है, 1 करोड़ भी एडिशन होता है, तो बिकॉज ऑफ सम डिसीजन विच वी आर टेकिंग, हम डिसीजन कैसे लेंगे? हम वो वेल्थ कैलकुलेट करेंगे। देयर इज अ फॉर्मूला टू इट कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेल्थ। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से जो W है विच इज द वेल्थ इज पॉजिटिव, तो हम डिसीजन ले सकते हैं दैट यस कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड विद दिस। अगर माइनस होगा तो 100 की जगह सपोज हमारा वैल्यू 100 करोड़ है, अगर हम ये डिसीजन ले लेते हैं और ये डिसीजन ऑलरेडी माइनस में जाता है, तो यानी कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आज 100 करोड़ है, हो सकता है वो
जो इसकी वैल्यू होगी माइनस में उतना हम डिडक्ट करके हम उस वैल्यू पर आ जाएंगे अपनी फर्म के। तो बेसिकली इफ द W थ्रू दिस कैलकुलेशन ऑफ दिस फॉर्मूला कम्स नेगेटिव और जीरो भी आता है तो भी हमें वो नहीं लेना चाहिए। जीरो मीन्स दैट देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस, बट देन इफ देयर इज नो प्रॉफिट ऑल्सो तो भी हमें काम करने की जरूरत ही क्या है फिर, जब हमारे पास कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हमें कुछ पैसा मिलना ही नहीं है, तो वी शुड नॉट बी टेकिंग दैट डिसीजन ऑल्सो। सो वेल्थ इज इक्वल टू A plus A1 plus A2 plus whatever number of like streams we have or the cash benefits we have through any projects, और इसको हम यहाँ प्रोजेक्ट्स भी बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट या कोई डिसीजन हम ऐसा ले रहे हैं, उसमें हमने माइनस करना है इनिशियल आउटले टू अक्वायर दैट एसेट। इनिशियल आउटले क्या था? कॉस्ट ऑफ एसेट बेसिकली, कि आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में A1 A2 A5 10 एक्सपेंसेस लगा दिया, आपके पैसा हुआ सपोज इकट्ठा एक पर्टिकुलर डिसीजन में कॉस्ट लगा एक्सपेंसेस का, आपने बना दिया उसका एस्टिमेट, सपोज A1 A2 A10 तक आपने बना दिया 10 करोड़ रुपया, ठीक है, और उस 10 करोड़ रुपए को उठाने का कॉस्ट आपका मार्केट का और 10% है, तो टोटल ऑफ दिस माइनस दैट कॉस्ट जो C है, इनिशियल आउटले टू अक्वायर दैट एसेट बेसिकली, वो अगर आप माइनस करेंगे और ये अगर आपका नेगेटिव में आता है तो उसका मतलब आपके लॉसेस, यानी कि जो आप पैसा लगाने वाले हैं वो ज्यादा है और जो कॉस्ट आपकी ऑलरेडी थी, जो आपने पहले से इसको इनकर करने की कॉस्ट थी, वो अगर आपकी इसको उससे ज्यादा होगी तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग और टेकिंग डिसीजन, देन दैट मींस दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी द राइट डिसीजन। ठीक है, फंक्शंस हम लोग आज कवर कर सकते नहीं हैं, फंक्शंस बहुत ज्यादा तो नहीं है वैसे, 5-6 पॉइंट्स आर देयर, बट अभी नहीं कवर होगा बिकॉज देयर ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट इन द क्लास, सो आई विल जस्ट स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास फंक्शंस और ये कवर कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा क्विकली मैं मूव करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक आप लोगों को जो बेस थोड़ा FM का समझ आना था वो आपको समझ आ गया होगा। अभी आप मुझे बताइएगा जिस टॉपिक में जहां पर भी मैं थोड़ा सा अगर आगे फास्ट या क्विक चलूंगी तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चंस आप मुझसे टाइम टू टाइम कभी भी पूछ सकते हैं, बीच में स्टॉप करके, चैट के थ्रू, हैंड रेस करके, या अपने आप को अनम्यूट भी करके कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन द लेक्चर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्विक हम चलेंगे ताकि हम सिलेबस जल्दी कवर कर लें और टाइम अगर हमारे पास बचेगा तो हम थोड़ा सा रिविजन क्लासेस कर लेंगे बाद में। ठीक है, बट फॉर टू जस्ट कवर द सिलेबस इन टाइम विल मूव अ लिटिल क्विक फॉर एवरीथिंग। तो एक यूनिट अगर हमारी हो जाती है नेक्स्ट से 8-9 क्लासेस में या एक वीक के टाइम के क्लास में, तो मैं आपको असाइनमेंट एटलीस्ट दे पाऊंगी, सो देन यू वंस यू विल राइट ऑन योर ओन यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। क्लियर है? किसी को अभी तक कोई इशू है तो बताइए। मोर और लेस एफएम के जो नेचर है या फंक्शंस हैं कुछ है, तो वो ये जो आप पॉइंट आप पढ़ेंगे अभी भी जो हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो मोर और लेस एक तरह से सेम ही है। यू वुड फाइंड इट मोर और लेस सेम कि ये उससे इंटरलिंक्ड है, उससे रिलेटेड है, बिकॉज द नेचर और एक्चुअली द functioning which actually the department would be doing or functioning would be related to each other, तो वो more or less same आपको थोड़े से मिल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फंक्शंस, तो अप्रोचेस वी हैव कवर्ड टुडे। अप्रोचेस, we will hopefully have the class tomorrow. We will not have the class on 6th and 10th. I would have some exams on those dates. So 6th, day after tomorrow, I will not be there with you guys. And on 10th, whatever is the day, I don't know, I will not be there on 10th also. ठीक है, 6th और 10th मेरा क्लास नहीं होगा, सो यू गाइस आर फ्री फॉर दैट टाइम। अगर आपकी कोई और क्लासेस शेड्यूल नहीं होती है तो किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हैं अभी तक जो हमने डिस्कस करा है अभी तक? क्लियरली समझ आ रहा है आप सभी को? डिफिकल्ट तो कुछ नहीं लग रहा है इस सब्जेक्ट में? ठीक है संजय, ओके, thank you for your text Sanjay. I assume that everybody else is also getting all the things cleared with you people. Thank you so much for your time. We'll see you tomorrow. Bye bye.